बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कौमी ज़िंदगी का एक तारीख़ साज़ दिन है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि हमारी बरसग़ीर हिंद पाक का एक तारीख़ साज़ लम्हा है तो कोई मुबालगा नहीं है इसमें। मुझे वो लम्हा याद आता है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सरदार अतीक अहमद ख़ान ने कहा था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल को हम लाइन ऑफ कामर्स बनाएंगे। तो सबों के लिए, सबों की तरह मुझे भी एक ख्वाब सा लग रहा था। मैंने कहा दूर दूर तक इसका कोई अंदेशा नहीं है, इसके कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट्स जो है या दोनों हुकूमतों ने आपस में एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया। आज उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर या उस खूनी लकीर पर जहां हमेशा दोनों साइड से बंदूकें तान के आर्मी खड़ी होती थी, वहां आज तिजारत शुरू हुई। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है रिटायर कर्नल राजा नसीम ख़ान साहब। ये अभी वहीं से होके आए, इनके चेहरे से ही इनके जज्बात और वो रौनक नज़र आ रही है जो उन्होंने महसूस किया हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ ले आए। और आप थकावट भी बहुत है, ज़ाहिर चुकोटी से यहाँ तक इतना लंबा सफ़र, फिर वो इंतज़ार, फिर वो मनाज़र, वो भी एक इंसान के पूरे वजूद को हिला के रख ले देते हैं वो मंज़र। उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा हम सुनने वालों को भी ज़रा बता दें कि कैसा आपने महसूस किया, क्या वहाँ हुआ और क्या उनके जज्बात क्या थे और आप लोगों के यहाँ जज्बात क्या थे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, हमारे कर्नल नसीम साहब ये जो कमेटी बनी हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उसकी नुमाइंदगी ये फरमा रहे थे, यही कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। तो लिहाजा सारा जितना भी ये इवेंट हुआ है उसके बल्कि जो रनिंग कमेंट्री हम कह सकते हैं वो कर्नल साहब कर सकते हैं ताकि हम भी मौजूद हो जाएँ। कर्नल साहब। मीर साहब, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपने ज़िक्र किया है कि ये तारीख़ का वाक़ई ये एक यूनिक जो है ना वो दिन है हमारे लिए और मकबूज़ा कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके लिए, कि 61 साल में पहली बार ये ऐसे हुआ है कि जो एक ट्रेड्स का डेलीगेशन जो था वो हमारी तरफ से 14 ट्रकों पे मुश्तमिल, उन्होंने आज लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना वो क्रॉस की और सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने इन लोगों को सेंड ऑफ़ किया वहाँ से। और उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया वहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग जो हमारी चकोठी में है। और इसी दौरान जो श्रीनगर से हमारे जो मकबूज़ा कश्मीर के ट्रेडर्स थे उनकी तरफ से 13 ट्रक्स का एक काफ़िला जो है वो भी वहाँ पे चकोठी ब्रिज पे आया और उनको वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान ने और पूरी की पूरी कैबिनेट में, और उसमें मैं ये कहता हूँ कि तमाम पार्टीज़ में, जिसमें पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग के, जमात इस्लामी के और बाकी दिगर जो है ना मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग जो है ना वहाँ पे वो भी मौजूद थे। और उधर से हुर्रियत के और बाकी जो है ना श्रीनगर से और मकबूज़ा कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों से, जम्मू से बहुत सारे लोग जो है ना वो स्पेशली उन ट्रक्स के साथ या उस काफ़िले के साथ वहाँ पे आए हुए थे। और ब्रिज के सेंटर में उन्होंने आके जो है जिस जज्बात का दोनों तरफ से, मैं ये कहूँगा कि बड़ी जज्बाती कैफियत थी और ऐसे लग रहा था कि अक्सरियत जो है ना उनकी आँखों में आंसू थे, फ़र्त जज्बात से वो एक दूसरे से मिल रहे थे। और जैसे आपने ज़िक्र किया है कि सच्ची बात यह है कि इससे पहले के जो 61 साल है उसमें जो अट्रॉसिटीज़ और ब्रुटैलिटीज़ जो है ना जो मकबूज़ा कश्मीर के हमारे भाइयों के साथ होती रही है, और अभी भी पिछले दिनों भी जैसे आपने देखा है कि इकनॉमिक ब्लॉकेड और इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, तो उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैं ये कहूँगा कि ये एक हिस्टोरिकल डे था जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से और एक पीसफुल फ्यूचर जो है कश्मीर के डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के हवाले से ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आज़ाद कश्मीर के बच्चा जो है ना वो भी इसको बड़े अच्छी नज़रों से और देख रहा है, और साथ ही साथ मकबूज़ा कश्मीर के जितने हमारे कश्मीरी भाई हैं वो भी इस सिलसिले में जो है बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मुस्बत जज्बात रख रहे हैं। और जो बेसिक पॉइंट यहाँ पे जो देखने वाला है वो ये है कि हमारा जो बुनियादी एक मसला है वो कश्मीर की आज़ादी का मसला है। और 61 साल तक फ्रेंकली हम ये कहेंगे कि इसको सदखाने में रखा गया और जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व है उन्होंने कोई कंक्रीट और सब्सटेंशियल मेजर्स आज तक नहीं लिए हैं कि इस मसले को एमिकेबली और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के तहत इसको रिज़ॉल्व किया जाए। और जैसा कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस में उसमें प्रीडोमिनेटली राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और पब्लिसिटी जो है ना उसको एक नॉर्म के तौर पे एक्सेप्ट किया गया है। तो अभी उस हवाले से
दोनों तरफ के कश्मीरी जो है ना वो ये चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो इस चीज़ का सबूत है कि कश्मीरी जो है ना, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में या दुनिया में किसी जगह पे भी रह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मसले का फौरी, पुरअमन, बाइज़्ज़त, बावकार और मुनसिफाना हल जो है वो सामने आना चाहिए। कर्नल साहब, आप की बात बिल्कुल सही वजह है। इसमें थोड़ा सा, एक तो वैसे हम आज के हवाले से बात करनी थी, तिजारत के हवाले से करनी थी, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में ये थोड़ा सा अभाम दिल के किसी हिस्से में, किसी कोने में ज़रूर है। ऐसा ना हो कि ये जो हमने एक बिल्डिंग मेजर्स उठाए हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स उठाए हुए, ट्रेड शुरू किया, ये जो हमारा असल है मकबूजा कश्मीर का जो मसला हल करना है या करवाना है यूनाइटेड नेशन के इकरारदात के मुताबिक, उसमें कहीं किसी हवाले से कोई रुकावट तो नहीं बनेगा, ये कल कोई मसला तो नहीं इससे? क्योंकि जब आप ट्रेड शुरू कर रहे हैं तो फिर क्या इंडियन गवर्नमेंट कल इस बात पर राज़ी हो जाए कि वो पब्लिसिटी यहाँ करवाए, या लोगों के जो वहाँ डिज़ायर है जिसके लिए जदोजहद पिछले 20 साल से खुसूसी तौर उन्होंने किया है, क्या उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इससे? आप क्या समझते हैं? देखिए मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक ओवरऑल इंडियन डिज़ाइंस हैं जो पिछले 61 साल में, उसमें कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश यही की है कि इस जो मसला कश्मीर है उसको जो है ना पैसे पुष्ट डालें और उनको डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटजिकली उनकी एफर्ट्स तो यही रही हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट्स है और जो अवेयरनेस इंटरनेशनली जो है ना इस वक्त मौजूद है, और जिस तरीके से मीडिया जो है ना वो वर्क कर रहा है और जिस तरीके से इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि अभी कोई भी जो है ना मुल्क, चाहे वो कितने ताकतवर क्यों न हो, वो बंदूक की नोक पे या फ़ौज के ज़रिए किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी नेशन को वो सप्रेस करके जो है ना वो उनको सब्जुकेट रख सकते हैं। तो मेरे अपने ख्याल में अगर इंडिया की इस किस्म की कोई कोशिश या डिज़ाइन है भी, तो फ्रैंकली स्पीकिंग कश्मीरियों को एज़ पार्टी नंबर 1 और पाकिस्तान को और बाकी जो हमारे बहुत सारे दुनिया मुस्लिम उम्मा है पूरा, और बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के वर्ल्ड विशर्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिस तरह अमेरिकन हैं या बाकी, वो भी ये चाहते हैं कि तमाम जितने भी वर्ल्ड वाइड डिस्प्यूट्स हैं उनको एमिकेबली उनको रिजॉल्व किया जाए। तो मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि डेफिनेटली इंडिया की कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, उनकी किसी किस्म की भी स्ट्रेटजी हो सकती है। पहली बात तो यह है कि कश्मीरियों को हमें, मैंने आज अपनी स्पीच में भी वहाँ जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान को और जितने वहाँ पे लोग मौजूद थे हमारी कैबिनेट, मैंने ये उनसे जो है ना रिक्वेस्ट की है और एक मशवरा दिया है कि जी सबसे पहला काम इसके बाद हमारा ये होना चाहिए कि ये जो ट्रेड के हवाले से हमारा इंटरेक्शन है, इसको हम ना सिर्फ ट्रेड तक महदूद रखें, बल्कि इसमें हमारा जो दोनों तरफ के कश्मीरी हैं इनका आपस में डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली और उसके साथ साथ जो है ना जियो स्ट्रेटजिकली जो भी हैं चीज़ें, उस पर हमें इंटरेक्ट करना चाहिए। और इससे फ्रैंकली स्पीकिंग आज तक तो ये हुआ कि अक्सर बाहर के लोग जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में, कश्मीर के फ्यूचर सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बरमला ये कहूँगा कि कश्मीरियों को चाहिए, और माशाल्लाह कश्मीरियों में पूरी दुनिया में उनका एक अपना इंटेलेक्चुअल और अपना एक स्ट्रेटजिक इमेज है, और अल्लामा इकबाल जैसे माशाल्लाह ज़हीन और इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट आई वुड से वो अगर मौजूद है, तो हमें ये चाहिए कि हम एक ऐसा फोरम जो है ना डेवलप करें और उसको जो है ना मेरा ख्याल है कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना उसको इस्टेब्लिश करें, और पीरियडिकली हमारी अपनी जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, और हम अपना एक जो है ना फ्यूचर के हवाले से कि कितना जल्दी, आजकल रिक्वायरमेंट ही इसी चीज़ की है पूरी दुनिया में, अब हर कोई चाहता है कि पीसफुली रहूं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कर्नल साहब, इसी हवाले से मुझे आप ये ज़रा इन्फॉर्म करें, बल्कि नाज़रीन को भी सुनना चाहते हैं कि इसकी मॉडलिटीज़ जो आप लोगों ने क्या किस तरह तयन किया। हर कोई सपोज़ मैं या कोई और आदमी चाहता है कि मैं भी ट्रेड करूं मकबूजा कश्मीर के साथ और वहां से सामान लाऊं, इसकी क्या मॉडलिटीज़ आप लोगों ने बनाए, क्राइटेरिया क्या है, किस तरह वो इसमें इंटरेक्ट करे और कैसे ये हो सकता है, कुछ है इसके बारे में? इसमें जो हमारा फ़ेज़ 1 था उसमें हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक डेलीगेशन, जो जुल्फ़िकार अब्बासी साहब जो है ना, ये मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ कोई 18-20 लोगों का एक डेलीगेशन जो है ना वो वहाँ पे गया, और वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 हफ्ते
हफ्ते वो वहाँ पे रहे हैं। और आप हैरान होंगे ये सुन के, जो जुल्फ़िकार अब्बासी साहब ने मुझे ये बताया है कि वहाँ पे इतनी जो है ना ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ना सिर्फ ट्रेडर्स की या इंडस्ट्रियलिस्ट की या बिज़नेस कम्युनिटी की, बल्कि आम पब्लिक की, उन्होंने उनको जिस वहलाना तरीके से उनका इस्तकबाल किया। और साथ ही साथ मज़े की बात यह है कि जो जम्मू के ट्रेडर्स थे और जो श्रीनगर और बाकी जगह, उन सब ने उनको मुतफ़िका तौर पे ये कहा कि अगले 2 साल के लिए जो यूनाइटेड कश्मीर है, जिसमें आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, उनके जो भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, यही जो है ना प्रेसिडेंट उनको डिक्लेयर किया। और उसमें फिर जो बुनियादी चीज़ें जो डिस्कस हुई है वो ये है कि एक लिस्ट जो है ना, कोई 20-25 आइटम्स की एक लिस्ट जो है ना म्यूचुअली एग्रीड जो थी, जो कि दिल्ली में जो है हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी गए थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी गए थे, कुछ और इंडियंस जो डिप्लोमेट और ऑफिशियल से, उनने मिल बैठ के म्यूचुअली एग्रीड एक लिस्ट थी, वो एक फाइनलाइज कीजिए कि इस लिस्ट को ट्रेड किया जा सकता है। इस लिस्ट के मुताबिक ट्रेड करेंगे यही आइटम्स है जिनको दोनों साइड्स जो है ना ऑन एज रिक्वायर्ड बेसिस पे वो डिमांड दे के तो उसको जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। ये पहली चीज़ है। फिर ये लिस्ट जो है ना, उसके लिए ये भी कहा गया कि ये लिस्ट हतवी नहीं है। अच्छा। इसमें लेट्स से 25 आइटम्स आ जाएं, इनको 50-100 किया जा सकता है, या उनके बीच में से कुछ ऐसी है जो डिलीट करके नहीं, वो भी जो है ना वो प्रोविजन भी मौजूद है। और फ़र्ज़ करें कि आज मैंने आपको बताया है कि श्रीनगर से 13 ट्रक्स आए और हमारे 14 गए। जो इसका साइज़ और मैग्नीट्यूड है, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि फ्रैंकली स्पीकिंग जो आज से 10-20 साल पहले के जो कोल्ड वार का एरा था, उस पे ये था कि बेसिक जो डोमिनेंस थी वो थ्रू जियो स्ट्रेटजिकली कि मिलिट्री पावर को जो है ना उसको ज़्यादा अहमियत दी गई। अभी जो है ना फ्रैंकली स्पीकिंग जो शिफ्ट और ड्रिफ्ट है वो इकोनॉमिक जो है ना स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक पावर की तरफ है। बिल्कुल। और उस पर लग ये रहा है कि जो हमारा ये रीजन है, जिसमें आप देख लें कि चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तो उसमें अगर आप रेशो प्रोपोर्शन देखें पॉपुलेशन का, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इस रीजन में रहती है। और उसमें फिर अगर आप ये देखें जो पाकिस्तान की लोकेशन है, लेट्स से सिल्क रूट आपका आ गया, या आगे जो है ना हमारा कनेक्शन जो है ना अफ़गानिस्तान के थ्रू आप सेंट्रल एशियन स्टेट है, या इधर जो है ना आप देख लें कराची, तो मैं ये इसका जो फ्यूचर की जो एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उसके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अब मकबूजा कश्मीर के श्रीनगर से जो हमारे लेट्स से ट्रक्स या जो भी ट्रेडर्स कोई भी उनके पास जो आइटम्स है वो लेके सेल करना चाहते हैं, अगर दिल्ली और बम्बे जाते तो उनको 8 दिन रास्ते में लगते हैं। तो इधर अगर वो कराची जाते हैं या पेशावर जाते हैं, पेशावर में वो 1.5 दिन में पहुंच जाएंगे और कराची में वो 3 से 4 दिन में पहुंच जाएंगे। ओरिजिनल रूट जो हमारा पहले था 60 साल पहले या इस पार्टीशन से पहले, तो वो यही था एग्जैक्टली। तो हम दोबारा अपने ओरिजिनल रूट पर आ गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इकनॉमिकली अगर हम इसको सही तरीके से मनसूबाबंदी करें और स्ट्रेटजिक हमारी प्लानिंग हो, और हम कोई एक स्पेशल पैकेज अपने ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर दें, तो आई कैन अश्योर यू कि इसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, बिल्कुल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। और आज़ाद कश्मीर आई कैन से विद लॉट ऑफ कन्विक्शंस के हम जो है ना सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जो है ना मूव कर सकते हैं। तो जो मैं देख रहा हूँ फ्रेंकली, जो मसला कश्मीर का जो पॉलिटिकल साइड उसको अलग रख के, जो मुझे नज़र आ रहा है पाकिस्तान जो है ना एक गेटवे है, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के हवाले से और अहमियत, तो उस हवाले से जो एक ट्रेड जोन का जो एक कंसेप्ट चल रहा है आजकल के, जी चाइनीज जो लिंक करके थ्रू नॉर्दर्न एरियाज और उसके बाद पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट या इंडियन ओशन, वो चीज़ें अगर उनको आप देखें तो मुझे ये लग रहा है कि चाइनीज़ जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना स्ट्रेटजिकली अप्रिशिएट करेंगे, हब बनेगा ये ट्रेड एंड कॉमर्स का। और इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि या तो वो मिलिट्री पावर बन के तो डोमिनेंस चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ मच सिग्निफिकेंट के दौर में वो चीज़ नहीं है। तो आई पर्सनली फील कि इंडिया को भी यहाँ 6-7 लाख जो उन्होंने फौज रखी हुई है, वो उनके लिए इकोनॉमिकल ऑप्शन नहीं है, ओवरबर्डन, वो भी जान छुड़ाना चाहते हैं किसी तरीके से। और फिर ये भी एक हकीकत है कि कश्मीरी जो है उन्होंने ये प्रूव किया है कि उन्होंने इस गासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ पिछले 61 साल में जो कुर्बानी दी है और एक इंडिजिनस तरीके से जो उन्होंने मूवमेंट चलाई है, मैं नहीं समझता कि इंडिया जो है ना वो मज़ीद खून खराबा चाहेगा और अपनी फोर्सेस लेवल को इंक्रीज़ करेगा या मज़ीद कैजुअल्टीज़ या इकनॉमिक जो डिसएडवांटेज उसकी तरफ जाएगा। और दूसरी ये भी एक अपनी जगह पे हकीकत है कि अभी ज़ोर बाजू जो है ना
किसी को दबा के रखना, वो बिल्कुल वो बात वो नहीं है। माजी का बंदूक की नोक पर अब ये नहीं हो सकता। ये नहीं बल्कि हो अगर हम ये कहें कि इसी कुर्बानी का नतीजा है आज जो ये ट्रेड और कॉमर्स हमने शुरू Exactly, किया है, ये उसी exactly. कुर्बानी का नतीजा है। कल साहब ये आपसे पूछना था, ये जो अब हम इंशाल्लाह ये तिजारत करेंगे आपस में, ये किस करेंसी में होगा, तो इसका क्या सिस्टम होगा? क्या ये बार्टर सिस्टम है या कोई करेंसी इसमें इन्वॉल्व है, फॉरेन करेंसी या इंडियन पाकिस्तान करेंसी, ये किस तरह होगा? कि फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि हम ये चीज़ जो हमने स्टार्ट लिया दोनों साइड से ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, फ्रैंकली स्पीकिंग हम लर्निंग प्रोसेस में, ठीक, ठीक। आज ये पहला दिन था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एम्बिग्विटी है और बहुत सारी जगहों पे हमें खुद इतना क्लियर कट जो है ना पॉलिसी के हवाले से भी कोई डिसीजन मेकिंग आज तक नहीं हुई है। लेकिन बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक आप जो बार्टर सिस्टम का जो आपने जिक्र किया है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। बट ग्रेजुअली स्लोली लेट्स से कि ये एक हमारी मूवमेंट जो आज हुई है और नेक्स्ट मूवमेंट में जो है ना हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ वायबल है और किस तरफ हमें मूव करना चाहिए ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक। तो वहाँ से जो सामान आ रहा है, यहाँ से जो जाएगा, यकीनन आपको तो इस बात का इल्म नहीं है, वहाँ से जो सामान आएगा उसके लिए यहाँ कोई कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस या कोई चीज़ उसका इंतज़ाम है हमारे बॉर्डर पे? अच्छा, ये भी एक मज़े की बात है कि जो हमारी टर्मिनल बिल्डिंग है, माशाल्लाह हमारे जो फिज़िकल प्लानिंग और हाउसिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने एक बहुत बड़ा वेयर हाउस वो जो है ना पिछले 10 दिन में उन्होंने दिन रात करके वो वहाँ पे तैयार किया। वहाँ पे बाकायदा नया स्कैनर लगाया गया और इसी तरीके से हमने वहाँ पे ट्रक्स की पार्किंग के लिए बहुत बड़ा एरिया जो है ना उसको हमने बिल्कुल तैयार किया हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि 10, 20, 50 ट्रक तक की गुंजाइश तो अभी हमारे पास टर्मिनल बिल्डिंग जो चकोठी में है उसमें मौजूद है। पहली बात शेल्टर होगा, लेकिन हमारी आज भी प्राइवेट साहब हमारे ये कह रहे थे कि 100-200 कनाल की कोई जगह लेके जो मुजफ्फराबाद और चकोठी के दरमियान हो या मुजफ्फराबाद के गिरदोना में कहीं भी हो, वहाँ पे हम बहुत बड़ा जो है ना इस किस्म का एक ट्रांजिट ट्रेड के लिए जो है ना एक जगह बनाएंगे जहाँ पे 100-200, चूँकि हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आज के 10-15 ट्रक कल के 100, 150, 200, 500 तक भी पहुँच सकते हैं। उस हवाले से इस सिलसिले में जो है ना पूरी प्लानिंग हो रही है एंड होपफुली इसके लिए एक स्पेसिफाइड एरिया होगा जहाँ पे आपको पूरा एक कम्प्लेक्स बनाएंगे जहाँ पे स्टोरेज और वेयर हाउसेज भी होंगे, जहाँ पे आप ये समझ लें कि होटल मोटल कम्प्लेक्सेस भी होंगे ताकि जो लोग आते हैं वहाँ पे स्टे कर सकें। और फिर ये भी होगा कि मुमकिन है वहाँ पे जो आप समझ लें कि जो पेट्रोल पंप कम्प्लेक्सेस जो है ना ताकि वहीं पे वन विंडो ऑपरेशन जो है ना वहीं पे आपकी कस्टम क्लियरेंस और बाकी चीज़ें चेकिंग। एक और बुनियादी चीज़ है जो पुल, ये पुल जिस पर आप सारा मैनुअली हैंडल हो रहा है सामान, वहाँ अनलोड होता है पार, वहाँ से उठा के फिर आप यहाँ ले जाते हैं, यहाँ फिर लोडिंग होती है। ये एक फटीक भी है और ये काफ़ी इसमें एक्सपेंचर्स भी हो जाते हैं, ज़ाहिर है वो भी इसी प्रोडक्ट पर जो हम ट्रेड में इस्तेमाल करेंगे तो उसी पर और बर्डन वो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता या दोनों हुकूमतों के दरमियान इस किस्म की कोई तजवीज़ है कि इस पुल को ट्रकेबल बनाया जाए ताकि यहाँ से डायरेक्ट ट्रक पार पहुँचे और वहाँ अनलोडिंग उसको नज़दीकी किसी जगह हो और वहाँ से ट्रक्स आ जाएं? इस तरह की कोई बातचीत चल रही है या अंडर कंसिडरेशन है? नहीं, इस पुल का बड़ी अच्छी बात आपने की है कि जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी इस पुल की जो है ना 1-1.5 टन तक है। इसलिए जो हमने इस वक्त जो लोड उस पर से गुजार रहे हैं वो इतने छोटे ट्रक्स जो है वो जा रहे हैं। लेकिन आपकी इतला के लिए पहले तो ये था ना कि ट्रक क्रॉस नहीं करते थे एक तरफ से उतार के दूसरी तरफ। अभी यह है कि ट्रक्स से इस्लामपुरा में वहाँ से आते हैं श्रीनगर से, वहाँ पे उनकी चेकिंग शेकिंग होती है, उसके बाद वो ट्रक वहाँ से वही ट्रक डायरेक्ट हमारी टर्मिनल बिल्डिंग तक आते हैं, वहाँ आके चेक शक करा के वो वापस चले जाते हैं और फिर हमारे ट्रक्स इसी तरीके से हमारे ट्रक्स जो आज गए वो यहाँ से क्लियरेंस कराने के बाद जो हमारी टर्मिनल बिल्डिंग थी वहाँ से वो उनने क्रॉस किया, बाकायदा ब्रिज क्रॉस करके LOC करके वो सलामपुरा गए और वहाँ जाके वो डिलीवर करके वो ट्रक जो है ना वापस आएंगे और उन्हीं पे जो वहाँ से हमारा सामान आया हुआ जो टर्मिनल बिल्डिंग में पहुँच चुका है उनमें लोड करके तो आगे मुजफ्फराबाद जो है ना उसकी तरफ आएगा। तो वो जो पुल का आपने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि
ये पुल अल्टीमेटली जो है ना आरसीसी का पुल होगा, जिसमें बिल्कुल, आपके यकीनन। 10, 20, 50 टन तक की जो है ना गाड़ियाँ जो है गुजर सकें। और मज़े की बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे यूके के कुछ ऐसे बेली ब्रिजेस भी हैं, स्टील ब्रिजेस, जो जी। 50-60 टन तक की जो है ना उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। ठीक, तो ठीक। इस हवाले से आज ही हमारी ये बातचीत हुई है। और अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग इंडियंस के साथ होती है, तो उसमें ये पॉइंट रेज होना चाहिए। और बिल्कुल मैं आपसे मुतफिक हूँ कि जी हमें तो ऐसा तरीक़ाकार करना चाहिए कि यहाँ से बड़े ट्रेलर्स जो है ना वो गुजरें, और तभी जाके आपके ये गुड्स जो ट्रांसपोर्टेशन में, तभी जाके आपको जो है ना उनका जो कॉस्ट इफेक्ट है उसको आप रिड्यूस कर सकेंगे। तो ये बड़ा ठीक, पर्टिनेंट पॉइंट ठीक। है, इसको हमने गवर्नमेंट लेवल पे टेक अप किया हुआ। एक चीज़ जो पहले भी उस पर मुख्तसर बात हुई है कि सियासी तौर इस पर क्या असर पड़ता है दोनों साइडों पे। एक ट्रेड तो हमने शुरू की, और कुछ वो लोग एक मेजॉरिटी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और किसी और मकसद के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने तिजारत के लिए कुर्बानी दे दी, सॉरी, और उन्होंने ट्रक सर्विस के लिए कुर्बानी नहीं दी, वो पाकिस्तान के साथ होली सोली। आपने आज देखा होगा वहाँ से जो लोग आए, ये जानते हुए कि इंडियन आर्मी हमारे बैक साइड पर खड़ी है और गन तान के, और सारे एजेंसीज़ के लोग भी वहाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा आंखों से उनके जज्बात क्या है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, इस सरजमीन के बारे में। वो उनको कुछ थोड़ा सा धचका सा नहीं महसूस होगा उन शुहदा के लवाहिकीन को? क्या आप समझते हैं? नहीं बिल्कुल कबीर साहब, ये बड़ी आपने पर्टिनेंट बात की है कि क्योंकि मैं देख के आया, मैं रिसेंटली गया हूँ वहाँ पर। माशाल्लाह। देखिए जी, जो जुल्फ़िकार अब्बासी साहब या बाकी जितने हमारे दोस्त अहबाब जो उधर से होके आते हैं ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ की जो कैफियत और जो जज्बात हैं हमसे वो बहुत आगे हैं। शायद इसलिए कि हमारे हालात ज़्यादा कंड्यूसिव, और हम लोग अपने इंडिपेंडेंट, अपनी गवर्नमेंट, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और अपना यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से भी सच्ची बात यह है कि हमारा अपना घर है। और पाकिस्तान के हवाले से मुझे जो जुल्फ़िकार अब्बासी ने कहा जी कि वहाँ पे जितने ये टावर्स बने हुए हैं बड़े मोबाइल कंपनीज़ के, उन तमाम के ऊपर जिधर देखें उनकी टॉप के ऊपर पाकिस्तान का झंडा नजर आता है। ये कितनी जो है ना, ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बल्कि यही वाफद मुझे बता रहे हैं, ये दरगाह हज़रबल पहुँचे हुए थे, ये कह रहे हैं कि हमारे सामने एक मजमुआ जमा हो गया और उन्होंने नाराबाजी शुरू किया वहाँ पर, पाकिस्तान का मतलब क्या, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जानते हुए आर्मी वहाँ इनके साथ खड़ी हुई थी, और फिर इनको एक साइड से ले गए ताकि इनके कानों में ये आवाज़ ना आ जाए। इतने बहादुर वो लोग हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और 7 लाख आर्मी के साथ पिछले 20 साल से, ये एक दिन 2 दिन की बात नहीं, इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ उन्होंने माली, जानी और माशी कुर्बानियाँ भी दी। ख़ासकर जम्मू के लोगों ने तो बिल्कुल उनका नाक में दम कर दिया, बल्कि एक इक़्तिसादी बाइकाट उनका किया, रास्ते बंद किए ताकि ये मफलूज हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद उनका हौसला है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो हौसला, वो भरोसा, वो ट्रस्ट जो उनको पाकिस्तान पर है, पाकिस्तानियों पर है, हम पर है, वो शेक ना हो जाए। हमें ट्रेड बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आजकल के ज़माने में इसके बगैर कोई चारा नहीं है, पुरअमन होना चाहिए, तिजारत ही बेसिक चीज़ है। लेकिन हमें उनके वो जज्बात, उनकी वो कुर्बानियाँ, वो 60 साल जो पुराने हमारे गुज़र गए, और उन शुहदा का जो हमारे भी अफवाज, आप ख़ुद आर्मी में रह चुके हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, इसके लिए उसको भी फरामोश नहीं करना है। वो भी दिल के और दिमाग के किसी कोने में रखना ज़रूर है। और ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको जब हम दोनों को साथ साथ चलाएं, तो क्या आप समझते हैं कि इसका क्या होगा? नहीं देखिए, जिस तरह आपने ये बात की है ना कि एक ऑनेस्ट फैक्ट अपनी जगह मौजूद है, चूँकि मैं जिस तरह आपको पता है कि मेरी बैकग्राउंड फ़ौज से है, आप ये देख लें कि कोई भी जब आप गुरिल्ला वारफेयर, इंसर्जेंसी या अपराइजिंग, किसी भी अप्रेसर या जो ऐसा ऑक्यूपेशन फोर्सेस उनके अगेंस्ट होती है, तो उसमें बुनियादी मकसद ये होता है कि पॉपुलर विल ऑफ द पीपल जो है ना वो सामने आए, और जो आपकी मैसेज है वो उस ऑक्यूपेशन फोर्सेस के अगेंस्ट जो है ना वो खड़ी हो जाए, बिल्कुल इन बल्क। इन जनरल, बिल्कुल। अच्छा, अभी आप ये देखें कि वो सिचुएशन और वो स्टेज जो है ना वो जो मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फ़ौज होने के बावजूद आज नहीं, बल्कि आज से 10-15 साल पहले से वो सिचुएशन क्रिएट हुई है। और जो आपने इकनॉमिक ब्लॉकेट की आपने बात की है कि इकनॉमिक ब्लॉकेट जो 1 माह के लिए, आप देख लें कि ज़लज़ले में हमारे पास यहाँ 3 दिन खाना पीना और ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही थी, तो हमारी क्या हालत थी। तो 1 माह तक इनको बिल्कुल ब्लॉक किया गया कि बच्चों का दूध नहीं था, वहाँ पे पानी नहीं था, बाकी जो खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, इन लोगों ने सस्टेन किया। और उसके साथ साथ आप करबला का मंजर
जा करबला का मंजर था, जा और लेकिन 8 से 10 लाख लोग जो है ना वो स्ट्रीट्स पे आए लेकिन और उन्हें आके बिल्कुल क्लियर कट ये मैसेज दिया इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन गवर्नमेंट को कि वी आर नॉट फॉर यू। और उनकी डायरेक्शन किधर थी? मुजफ्फराबाद और बिल्कुल इस्लामाबाद। ये रास्ता खोले जाए। और लेट मी अश्योर यू कि ये वो चीज़ें हैं कि जो लीडरशिप है, जो ओवरऑल जो है ना जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, अमेरिकन है, यूनाइटेड नेशंस है, वो सारा ये कुछ देख रहे हैं। और यही 8-10 लाख का जो ओवरऑल जो उनकी जो इमोशनल जो लिंकेज है पाकिस्तान के साथ है और अपना जो है ना फ्यूचर जो सोल्यूशन है, लिबरेशन जो है ना उसके हवाले से, इंडिपेंडेंस के हवाले से, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से, लेट मी अश्योर यू कि ये वो पुराना 61 साल नहीं है। अगर 10 लाख बंदे वो ग्राउंड पे आते और जुल्फ़िकार अब्बासी और बाकी लोग हमें ये कह रहे थे कि वो लोग इतने ज़्यादा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर से ये गाड़ी आई है, इसके साथ जो मिट्टी है उस हमारे जो है ना पाक वतन की है, उसको वो चूम रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो जज्बात है कि इसके सामने कोई फौज कोई चीज़ नहीं रह सकती। जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स है ना लोगों के, लेट बी अश्योर यू कि हिंदुस्तान जो है ना वो बहुत बड़ा मुल्क है और वो बड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग और रिसर्च करते हैं। उन्होंने एक बर वक्त ये फैसला किया और ये एक आउटलेट जो है ना वो उन्होंने दी है। और प्रेशर जो इंडियन गवर्नमेंट पर था उसको रिलीज करने के लिए उन्हें रास्ता खोला, क्योंकि ये देर ना इनकी डिमांड। तो ये अभी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप और हमारे बाकी जो वेल विशर्स है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशंस है, उनको ये चाहिए कि दे शुड नॉट प्ले विद द इमोशंस ऑफ द कश्मीरी पीपल। अगर वो ये करेंगे तो लेट मी अश्योर यू कि यू कैनॉट गारंटी कि ये ट्रेड और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है ना वो चलेंगे, दे विल नॉट। इनका एक जो रिटेलिएटरी जो एक्शन होगा कश्मीरियों की तरफ से, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओनली मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर एंड वेयर एवर कश्मीरीज दे लिव, दे आर गोइंग टू वायलेंटली रिएक्ट टू दैट। क्योंकि अभी 61 साल तो हमने बड़ा पीसफुल तरीके से, और 1 महीना अगर लोगों ने ये इंतज़ार किया इकनॉमिक ब्लॉकेड में, तो इससे ये भी पता चल गया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि कल अगर ये 10 लाख की जगह 20-30 लाख लोगों का स्ट्रीट पे आना आज़ाद कश्मीर और उधर, और ये LOC और ये चीज़ें बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है। मैं आपको ये बताऊं, अल्लाह ना करे कि हम उस स्टेज तक पहुँचे। ये पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए, बैनुल अक़वामी बरादरी सबके और दुनिया के अमन के लिए ये ज़रूरी है कि अभी मज़ीद इंतज़ार किए बगैर ये जो लॉजिकल एक आउटकम जो आनी चाहिए वो ये है कि कश्मीरियों को जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और प्लेबिसाइट जो है ना वो होनी चाहिए। और इसमें जो गोरख धंधे हैं कि जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और ऑप्शन, ये चीज़ें चलेंगी नहीं, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल लेवल है कश्मीरियों का और जो पास का जो एक्सपीरियंस है उसको अभी फ्रैंकली स्पीकिंग अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। और वर्ल्ड कम्युनिटी एज ए होल, मैं आपको ये भी बता दूँ कि बेशक इंडिया क्लेम करे कि जो द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट, उसमें जो है ना दे नो इट, दे अंडरस्टैंड। ये जो आज इवेंट है, इतना हिस्टोरिकल इवेंट है, उसके बाद गवर्नमेंट के जहन में या गवर्नमेंट, आप लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए क्या मेजर्स ले रहे हैं? हम खासकर आम लोगों का आना जाना, एक तो वो कश्मीरी इस वक्त जिनको वीज़ा मिल रहा है, जो बिलोंग करते हैं वहाँ पैदा हुए हैं, सपोज़ मैं हूँ, तो बाकी जो यहाँ इस बरस आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, ज़ाहिर है वो भी कश्मीरी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, उनके आने जाने के लिए कोई फैसिलिटी या कोई इस बारे में कोई बातचीत हुई है? आम आदमी जाना चाहता है, आम आदमी तिजारत करने के लिए जाना चाहता है, सैर के लिए, उसके लिए कोई लाएअमल तरतीब दिया हुआ आप लोगों ने? देखिए जी, जो फ्रेंकली मैं ये कहूँगा कि ये एक आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें आपकी ट्रेड मूवमेंट की जो है ना आप बात करते हैं। तो अगर इसके राइट पर्सपेक्टिव और लार्जर जो है ना स्कोप की तरफ अगर आप देखें तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका जो कॉमन आदमी है, जिनके अपने रिलेटिव्स भी वहाँ पे हैं, या मकबूजा कश्मीर या आज़ाद कश्मीर का या कश्मीरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है, वो जब कभी भी जाना चाहे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसको उसकी परमिशन होनी चाहिए बोथ साइड। उस पर कोई बातचीत हुई? नहीं, उसके हवाले से जो है ना अभी नेक्स्ट जो मीटिंग्स फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे होगी उसमें हमने ये कहा है जी पार्लियामेंटेरियंस जो है उनकी मूवमेंट होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स है, जो हमारे मीडिया के जो साफ़ी हजरात हैं वो लोग हैं, हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं, या हमारे उलमाए कराम है, या बाकी जो डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के लोग हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चाहते हैं कि ये जी फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, उसमें रिस्ट्रिक्शन कोई, ये पहली बात है। दूसरी जो आपने बात की है कि जिसमें लेट्स से टूरिज़्म है,
अभी इसके लिए इंडियंस ने भी और मकबूजा कश्मीर के जो हमारे भाई हैं कश्मीरी, उन्होंने भी ये कहा है कि जॉइंट टूरिज्म का एक मैकेनिज्म और कंसेप्ट जो है ना वो डेवलप होना चाहिए। तो वहाँ तो आपको पता है ना ये तो कि हेवन है टूरिज्म का, टूरिज्म का हेवन है, और वहाँ पे सरप्राइज टू नो कि वहाँ पे कोई 10-12 हज़ार तो वहाँ पे जो वो जो बोट हाउसेज है, जी हाँ, हाउस बोट वो है जिसमें हाउस बोट्स जो है ना, हाउस बोट, जी हाँ, जिसमें foreigner रहते हैं, जिसमें बिल्कुल, just like 30-40 hotels। हज़ार के करीब आप लोगों को एकोमोडेट कर सकते झील हैं। डल के अंदर डल है के वो अंदर बिल्कुल हाउस सही बोट, है। बिल्कुल। तो वहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है 60 लाख के करीब लास्ट ईयर जो है ना लोगों ने, हालांकि वहाँ पे इन्वायरमेंट इतनी कंड्यूसिव और पीसफुल नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पे टूरिज्म जो है ना, तो अगर हम इस बहुत सिलसिले बड़ी में इंडस्ट्री है वहाँ में टूरिज्म। अगर ये हालात ठीक रहे, ज़ाहिर है टूरिस्ट इधर आएंगे, क्योंकि ये हमारा इंटीरियर खासकर इतना खूबसूरत है। तो माशाल्लाह डॉक्टर, ये करना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बड़े अच्छे मालूमात दिए और हमें भी हमारे जज्बात को भी आपने बड़ा उजागर किया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है ये जो 60 या 61 साल थे, ये मुझे लग रहा है कि पतझड़ का मौसम था, मौसम ख़ज़ान था। अब मौसम बहार की आमद है, नई नई कोंपलें, सरसब्ज़ छोटे छोटे पत्ते निकलने वाले हैं इन पौधों से, इन दरख्तों से। इन दरख्तों को हमने अपने खून से सींचा। 1 लाख कश्मीरियों ने अपने खून से इन दरख्तों को आबियार किया। अब उम्मीद है, एक नवीद है कि अल्लाह करे अब इस पूरे रीजन में अमन हो, हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे पाकिस्तान में अमन हो। इस जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, वो जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उस मकसद में वो कामयाब और कामरान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कल्ला साहब, दोबारा आपका भी और बाकी सुनने वालों का। थैंक यू।